गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर 7 का थर्ड लेक्चर है ये हमारा। आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। तो इस चैप्टर का मेन टॉपिक क्या था, हमने अब जो तक रीड किया है वो था कि वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कफोर्स का मतलब क्या है, लेबर फोर्स का मतलब क्या है। वन वीडियो के अंदर हमने इसको देखा था और सेकेंड वीडियो में हमने इसके अंदर किया था कि जो हमारी वर्कफोर्स है उसको हमने सेक्टर वाइज चेक किया था कि रूरल और अर्बन एरिया के अंदर कितने प्राइमरी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, मेल या फीमेल, राइट, और फिर सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग हैं। और इसी के साथ साथ लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो वर्क फोर्स है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, उसमें रेगुलर वर्कर्स कितने हैं, कैजुअलाइज कितने हैं। ये तो कुछ टॉपिक जो हमने कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं वो है इनफॉर्मलाइजेशन वर्कफोर्स का। सो क्या होता है ये इनफॉर्मलाइजेशन, चलिए देखते हैं। Since independence, the main object of Indian planning is to raise the standard of living of the people by providing job and job security. हमें पता है कि इंडिपेंडेंस से लेके जो इंडिया का मेन एम रहा है वो एम क्या है कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव करना है, रेज करना है। तो वो कैसे हो सकता है, या तो उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाए, जॉब सिक्योरिटी उनको दी जाए, ठीक है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड की जाए ताकि लोग जो है एम्प्लॉयड हो जाए, यानी कि कहीं ना कहीं उनको काम मिल जाए जिसकी वजह से उनका जो गरीबी है खत्म हो और उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो सके। सो इट हैज बीन envisaged that the industrialization strategy would bring surplus workers from agriculture to industry with a better standard of living as in the developed country. So ये चीज हमने की है कि एनवीसीएस हमने करा है। एनवीसीएस का मतलब होता है कुछ अनुमान लगाना, कल्पना करना, ठीक है। तो ये अंदाजा लगाया है, अनुमान लगाया है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी है हमारे इंडिया के अंदर तो वुड ब्रिंग सरप्लस वर्कर्स, तो कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स जो हैं वो लेके आए हैं। कहाँ से? एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे थे वो एग्रीकल्चर से कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, विद अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इससे क्या होगा, उनका एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बनेगा। तो ये था एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से लोग ट्रांसफॉर्म होके कहाँ से आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रहे हैं और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ठीक है। ये कल्पना की गई थी हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के टाइम पे, ओके। तो इस चीज से क्या है, एक हम नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं। सो इस तरह की जो प्लान डेवलपमेंट की गई है, प्लानिंग की गई है, सो ये प्लान डेवलपमेंट के 55 ईयर्स के बाद भी अगर हम बात करें, जब हमारा प्लानिंग चल रहा था कि इस तरह से करने से क्या हो सकता है, इकोनॉमी के अंदर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से, ठीक है। तो इस प्लान के चलने के 55 ईयर्स के बाद भी, यानी कि 3/4 अगर हम वर्क फोर्स का चेक कर लें, 3/4 किसका, वर्क फोर्स का, इतनी पॉपुलेशन जो है अभी भी डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर। और अभी भी उनकी लाइफ के अंदर मेन जो लाइवलीहुड है वो कौन सा पॉइंट बना हुआ है, एग्रीकल्चर। इतने टाइम के बाद भी ये प्लानिंग चल भी रही है कि हमने उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, ट्रांसफॉर्म करके, एग्रीकल्चर से मेंबर्स को निकाल के कहाँ डालना है, इंडस्ट्रीज की साइड में डालना है। तब भी 3/4 वर्क फोर्स जो है अभी भी हमें नजर आती है एग्रीकल्चर के अंदर। इतने सालों के बाद जो हमारा क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो तरीका है, जो हमारी क्वालिटी थी एम्प्लॉयमेंट की, वो डेट्यूरेटेड हो चुकी है इस टाइम, ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है कंडीशन, हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों, उसकी क्या रीजन है, हमारी डाउन क्यों हो रही है क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट? Even after working for more than 10-20 years, some workers don't get maternity benefits, provident fund, gratuity fund and pension fund even now. मतलब कई ऐसे भी फील्ड हैं जहां पे अभी भी एम्प्लॉयमेंट के होने के बावजूद भी, एम्प्लॉयमेंट की वजह अगर है वहां पे एम्प्लॉयमेंट उनकी, तभी उनको इस तरह की जो है फैसिलिटी, बेनिफिट्स नहीं मिलता। कहीं पे ऐसे फील्ड हैं जहां पे उनको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता, कोई प्रोविडेंट फंड है उसका बेनिफिट नहीं मिलता, पेंशन है तो पेंशन प्रोवाइड नहीं होती, ग्रेच्युटी उनको नहीं मिलती है। सो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा जो है
डिटेरियोरेशन जो हो रहा है हमारी क्वालिटी का, किस चीज की क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी का, यानी कि क्षति हो रही है, खराब हो रहा है हमारा क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ उनको मिल जाना चाहिए। सो एम्प्लॉयज जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनको कम सैलरी मिलती है अभी भी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है दे गेट लोअर सैलरी, ओके, बट एज कंपेयर टू द एम्प्लॉयज डूइंग वर्क इन द पब्लिक सेक्टर। तो अगर वही सेम वर्क अगर पब्लिक सेक्टर वाला बंदा करता है ना तो उसको हायर सैलरी मिलती है, क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर एम्प्लॉयड है, उनको ये सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयड पर्सन को इस तरह की जो है बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर जहां पे इस तरह की फैसिलिटी अभी भी प्रोवाइड नहीं होती है, ठीक है बेटे। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ इस तरह के लेबर लॉ बनाने चाहिए ताकि जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है या जो लेबर है उनको इस तरह के बेनिफिट्स जो है मिल सके, ठीक है। एक ट्रेड यूनियन जो बनती है वो अपने कुछ न कुछ डिमांड करती है, तो वो किस चीज की डिमांड करती है कि उनको भी बेटर वेजेस मिले, राइट। और वो किस चीज की डिमांड करती है कि उनको भी ये सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले। कौन से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स? ये मैटरनिटी बेनिफिट्स मिले, पीएफ मिले, पेंशन फंड मिले, इस तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है वो भी डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है अगर हम बात कर रहे हैं कि ये सारी चीजें अगर हम लेके चलें कि वो क्यों डिमांडिंग हो रहे हैं इन चीजों के लिए, तो उसको अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए हमें समझना पड़ेगा वर्कफोर्स को, क्योंकि वर्कफोर्स जो है डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन से 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती है हमारी वर्कफोर्स? वर्कर्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। कुछ वर्कर्स हमारे फॉर्मल सेक्टर में काउंट किए जाते हैं, कुछ इनफॉर्मल सेक्टर में काउंट किए जाते हैं, और इसी तरह से इन सबको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर पे काम करते हैं उनको हम फॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं, और साथ में जो इनफॉर्मल में काम करते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? उनको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। तो यानी कि इसकी सेकंड कैटेगरी क्या होगी, इसी का सेकंड नेम क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी हम कहते हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल को। अब बात आती है कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर कौन कौन सी पॉइंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। सो ये देखते हैं पहले। तो ऑल द पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स, जितने भी पब्लिक सेक्टर आपको नजर आते हैं वो सारे आपने फॉर्मल के अंदर काउंट करनी है। उसके साथ साथ हमने क्या और ऐड करना है? प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्वमेंट देनी है। प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन सभी तरह के प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होते हैं फॉर्मल सेक्टर में। कौन कौन से होते हैं? प्राइवेट सेक्टर विच एम्प्लॉय 10 हायर्ड वर्कर्स, जिसके अंदर 10 यानी कि 10 हायर्ड वर्कर्स हो, हायर किए हुए मेंबर होने चाहिए, वर्कर होने चाहिए, या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तब उस प्राइवेट सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं। इट मीन्स कि पब्लिक सेक्टर तो सारा इन्वॉल्व है काउंट करने के लिए फॉर्मल सेक्टर में। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में वो सभी सेक्टर इन्वॉल्व होंगे जहां पे या तो कम से कम 10 हायर पर्सन हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है। तो उसमें हम उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट बोल सकते हैं, राइट। सो ऑल अदर एंटरप्राइजेस एंड वर्कर्स वर्किंग इन दीज एंटरप्राइजेस फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर्स, और जो बाकी अदर्स रह गए हैं वो जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं, कौन कौन सी वो जगह जहाँ पे काम करते हैं, और उन सबको हम इनफॉर्मल सेक्टर का नाम दे सकते हैं। ऐसे कौन से फील्ड हैं, कौन सी जगह है जहाँ पे लोग इस तरह का काम करते हैं, तो इनको फॉर्मल बोला जाता है। तो इसमें पहला आता है कि जैसे फार्मर्स की बात करें तो फार्मर्स जो है मिलियंस ऑफ फार्मर्स काम करते हैं इंडिया की एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर, वो सारे इनफॉर्मल सेक्टर हैं। सो एग्रीकल्चर लेबर जो है वो काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं फील्ड के अंदर, तो वो सारी लेबर क्या है बेटे? उनको भी हम इनफॉर्मल कहते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, एंटरप्राइजेस हैं, वो सारे भी क्या हैं? इनफॉर्मल ट्रेडर कहलाते हैं। और पीपल वर्किंग इन दोज एंटरप्राइजेस एज ऑल्सो द सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर कोई पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई हायर किया हुआ पर्सन नहीं है, यहाँ पे ये कह सकते हैं 10 वर्कर से कम है हायर किए हुए, लेस देन 10, ठीक है। तो लेस देन 10 को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे ना फॉर्मल के अंदर। अगर 10 से ज्यादा वर्कर अगर हैं उसने रखे हुए हैं काम पे, तब वो ऑटोमेटिकली किसमें इन्वॉल्व हो जाता है? फॉर्मल सेक्टर के अंदर या ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। सो इसके अंदर और क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं? ये एग्रीकल्चर लेबर, फार्मर्स या स्मॉल एंटरप्राइजेस, सेल्फ एम्प्लॉयड के अलावा नॉन फार्म कैजुअल वेजेस लेबरर्स, यानी कि नॉन फार्म कैजुअल, जो कैजुअल बेसिस के ऊपर कैजुअल वेज रेट लेते हैं,
ऐसे लेबरर्स को भी हम बीच में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले कुछ पर्सन्स होते हैं, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं बेटे, ये सारे के सारे हम इनफॉर्मल सेक्टर में काउंट करते हैं। इसके अलावा हेड लोड वर्कर्स, ये हेड लोड वर्कर्स क्या होते हैं, जो हैवी सामान अपने सिर पे लेके जाते हैं, लोड उठाते हैं, इस तरह के वर्कर्स, लेबर को हम क्या कहाँ पे काउंट करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर का ही पार्ट गिनते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को क्या बोलते हैं, फॉर्मल वर्कर्स, और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को हम बोलते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। तो क्या फर्क है इन दोनों में, फॉर्मल सेक्टर में जो पर्सन काम करते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि उनकी वेजेस भी अच्छी होती है। पहला पॉइंट तो उनकी वेजेस, क्योंकि वो एज ए गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं या बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, जॉब करते हैं, जिनकी वेजेस क्या होती हैं, एक तो हाई होती हैं, एक तो ये बेनिफिट्स है उनको। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको सभी प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। किस तरह के सोशल सिक्योरिटी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि चाहे कोई पेंशन है, कोई ग्रेच्युटी फंड है, तो सब तरह की जो सोशल सिक्योरिटी है उनको मिल जाती है, ठीक है। एक तो वो ज्यादा कमाते हैं, दे अर्न मोर वेजेस या सैलरी, और सेकेंडली क्या है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बेटे नॉन फार्मर्स होते हैं उसके अंदर इस तरह की फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलती, ना तो उनको पेंशन लगती है उनकी, ना फिर उनको ग्रेच्युटी फंड मिलता है। इस तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड नहीं होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ये सारे पर्सन जो हमने अभी डिस्कस किए थे, ये सबके नेम, तो इन सबको इस तरह का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड नहीं होता, ठीक है। तो इंडिया में अगर हम इनका डेटा चेक करें, ये जो फॉर्मल हम बात कर रहे थे बेटे, फॉर्मल सेक्टर्स का जो है वो कितनी % लोग जो वर्क फोर्स है वो यहाँ पे काम कर रही है, तो हमने अभी तक पढ़ा था कि 473 मिलियन हमारी वर्क फोर्स है, टोटल है ये। इसका 30 मिलियन जो है लोग यहाँ के वो कहाँ पे लगे हुए हैं, फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। कितने %, फॉर्मल सेक्टर में 30 मिलियन जो वर्क फोर्स है वो फॉर्मल सेक्टर में लगी हुई है। तो अगर इसको परसेंटेज वाइज हम काउंट करें तो सिर्फ 6% बनता है बेटे हमारा। 6% वर्क फोर्स जो है हमारी इंडिया की वो फॉर्मल सेक्टर में काम करती है, और रिमेनिंग 94% कहाँ पे काम करती है वो, यानी कि 94% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है वर्क फोर्स सारा इंडिया का। तो टोटल वर्क फोर्स अगर आ जाए आपको, तो अब तो आपको लर्न हो चुका होगा कि 473 मिलियन वर्क फोर्स है इंडिया में टोटल, जिसमें 30 मिलियन कहाँ पे काम करते हैं, फॉर्मल सेक्टर में, या फिर 6% जो है वो फॉर्मल सेक्टर में है। और इनफॉर्मल में कितनी % वर्क फोर्स है हमारी लगी हुई, 94% हमारी वर्क फोर्स यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो एक भी इसको टेबल वाइज छोटा सा टेबल है जिसको हम चेक करते हैं बेटे अभी। जैसे यहाँ पे दे रखा है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल, दो तरह के सेक्टर है। तो फॉर्मल सेक्टर में 6% जो है वो फीमेल है, ठीक है, और 24% मेल है। तो कितने मिलियंस हो गए, यहाँ पे मिलियंस की फॉर्म लेके चलते हैं, परसेंटेज नहीं है। यहाँ पे 6 मिलियन हमारे फीमेल है और 24 मिलियन हमारे क्या है, मेल पर्सन काम करते हैं। टोटल कितना हो गया, 30। तो अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि 30 मिलियन जो है लोग काम करते हैं, 473 टोटल है वर्कफोर्स, जिसमें 30 मिलियन कहाँ पे काम करते हैं बेटे, हमारे यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में। तो बाकी रिमेनिंग कितना रह गया 473 में से, तो 443। तो 443 जो है वो कहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कफोर्स, वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। तो इनफॉर्मल की कैटेगरी भी हमने चेक कर ली, जो लेबर का काम करने वाले पर्सन होते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, फार्मर्स हैं, ये सारे इनफॉर्मल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो 137 मिलियन यहाँ पे फीमेल है और 306 मिलियन क्या है, मेल पर्सन काम करते हैं। दोनों को मिला के 443 जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में हमारी वर्कफोर्स लगी हुई है। सो बेटे आज का एक नया टॉपिक और है, इसी का ही पार्ट है। एक और टॉपिक कर रहे हैं इस चैप्टर का, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बहुत ही आसान है और जनरली आप सबको पता होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। You might have seen people looking for jobs in newspapers, somewhere else, some working places. So कई जगह पे लोग घूमते फिरते हैं जॉब के लिए, ठीक है। तो वो सारे लोग हमें क्या नजर आते हैं, अनएम्प्लॉयड नजर आते हैं, इसीलिए वो घूमते हैं। कैसे कैसे लोग जो है हमें दिखते हैं, या तो हमें नजर आते हैं, न्यूज़पेपर को चेक करते हैं हमेशा, न्यूज़पेपर में कोई वैकेंसी है किसी जगह के ऊपर, तो उस तरह से वो जॉब फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। या फिर अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में पूछते हैं कि कहीं पे कोई जॉब है तो उनको दे दी जाए, राइट। तो इस तरह से जॉब के बारे में क्या करते हैं, सर्च करते हैं।
तो इसके अलावा और कैसे सर्च की जाती है, लोग क्या करते हैं, लोग आपने खड़ा देखा होगा लोगों को स्टैंडिंग वे में खड़े होते हैं, कई बार जैसे लेबर खड़े होते हैं ना कैजुअल बेसिस की उनको जॉब मिलती है, तो इस तरह से लोग खड़े होते हैं ताकि उनको डे वर्क मिल जाए, ठीक है, डेली के वर्क के लिए वो खड़े होते हैं। तो जिनको भी लेबर की जरूरत होती है तो वो वहां से लेबर लेके जाता है दिहाड़ी के तौर पे 1 डे के लिए, 2 दिनों के लिए, तो इस तरह से भी वो लोग जो है वो जॉब फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि फैक्ट्रीज में जाते हैं काम की तलाश में, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं बेटे जहां पे लोग जाते हैं वर्कआउट करने के लिए लेकिन उनको काम नहीं मिलता। तो जब भी ऐसे कोई फाइंड आउट करने वाले पर्सन्स मिलते हैं तो हमें क्लियरली दिख जाता है कि दोज पर्सन्स आर अनएम्प्लॉयड। कुछ लोग तो बायोडाटा लेके जाते हैं ऑफिस के अंदर और उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी कोई वैकेंसी होगी तो उस वैकेंसी में उनको जो है कॉल किया जाए, ठीक है। तो इस तरह के भी हम पर्सन्स देखते हैं रूटीन के अंदर। और गांव में क्या है, रूरल एरिया के अंदर में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो घर से बाहर निकलते ही नहीं है। मैनी पीपल इन द रूरल एरिया डोंट गो आउट, किसी साइड में भी नहीं जाते, बट क्या करते हैं, दे स्टे होम, ठीक है। सो देयर इज नो वर्क, वहां पे उनको काम कहाँ मिलेगा जब वो घर पे रहते हैं, दे स्टे होम, तो फिर क्या होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं बेटे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी जाते हैं। आपने सुना होगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, जहां पे अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं लोग, और जब अपना नाम वहां पे दर्ज करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, तो जब भी कोई वैकेंसी है तो वैकेंसीज नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है कि इस तरह से आपको कहीं पे भी जो है जॉब खाली है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो भेज दिया जाता है, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीकों से लोग ट्राई करते हैं बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड, उनको कहीं पे भी काम जो है वो नहीं मिला। और इसी पे जो है एनएसएसओ की एक रिपोर्ट है जो वो क्या कहते हैं, देखते हैं जरा इसको क्या कहते हैं एनएसएसओ। So according to National Sample Survey Organization, unemployment is a situation in which all those who are into lack of work, वो सारे लोग जिनको काम नहीं मिल रहा, ठीक है, आर नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहे हैं, बट इधर सीक वर्क, लेकिन वो काम ढूंढ रहे हैं। कैसे काम ढूंढते हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू काम ढूंढते हैं, या कोई बीच में इंटरमीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से वो काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बता के रखते हैं कि अगर कहीं पे जॉब चाहिए होगी वेकेंट तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। और बाय मेकिंग एप्लीकेशंस टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, या फिर एम्प्लॉयर्स के पास जाके हम कुछ अपनी एप्लीकेशंस देते हैं, अपना कोई बायोडाटा हम उनको पहुंचाते हैं, और एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस, और अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करते हैं। वहां पे हम उनको यस बोलते हैं कि यस आई कैन डू दिस वर्क वेरी केयरफुली, मैं ये कर सकता हूँ, ध्यान से करूंगा, या मैं इस तरह की हम अपनी विलिंगनेस वहां पे शो करते हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर वर्क अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ वर्क एंड द रिम्यूनरेशन, यानी कि उनके पास अवेलेबल है जो वर्क, तो वो उसी कंडीशंस के ऊपर, उसी वेज रेट के ऊपर अपना काम करने के लिए जो है वो यस करते हैं, विलिंगनेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं कि एनएसएसओ ये कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इस कंडीशन का होता है। तो यहाँ पे अब जो पिक्चर एक दिख रही है, यहाँ पे कुछ वर्कर्स बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये डेली काम करने वाले कुछ कैजुअल वर्कर्स हैं। तो जब भी लोगों को काम की रिक्वायरमेंट होती है, काम करवाना है, तो ऐसे किसी वर्कर को लेके जाते हैं और उनके पूरा दिन के अकॉर्डिंगली उनको जो है पैसा जो है वेज दे दिया जाता है। ये होते हैं कैजुअल जॉब पे जाने वाले वर्कर्स, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या है, सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। सो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें डेटा को जो कलेक्ट करना है, किस तरीके से हम सोर्स हैं वो कौन कौन से, किस तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया क्या कलेक्ट करता है, पॉपुलेशन सेंसस है, ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया। सो कितनी कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, या कौन कौन सी एक्टिविटी के अंदर कितने कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं। इस सब का डेटा जो है वो साथ में ही चेक किया जाता है जब हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड या इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो वो सब कुछ हम कलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड क्या आता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको हम एनएसएसओ भी कहते हैं। ये क्या चीज हमें डिटेल में देता है, ये जस्ट हमें बताता है रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के बारे में जो भी इंडिया के अंदर क्रिएट है, ठीक है। एम्प्लॉयड है तो वो कितने हैं, ये सारा हमें कलेक्ट करके बताता है। अनएम्प्लॉयड है तो वो कितने लोग हैं अनएम्प्लॉयड, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बताई जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट आता है
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयड एंड ट्रेनिंग, जिसको हम DGET भी कहते हैं शॉर्ट के अंदर। तो ये क्या है, ये भी एक ऐसा सेंटर है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बताता है कि डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कितने लोगों का डेटा आया हुआ है। क्योंकि हमने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, लोग अपना नेम, उनका सारा जो क्वालिफिकेशन है वो सब क्या करते हैं, वहां पे जाके रजिस्टर करवाते हैं। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की जाती है उसके बारे में जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो सारे का सारा काम जो है वो किसके पास आता है, ये डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के पास। तो जहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इतने लोगों ने जो है वो काम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है अपने नेम की, तो इतने लोग क्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यानी कि अनएम्प्लॉयड के बारे में भी पता चलता है इसी ट्रेनिंग के थ्रू, इस एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, राइट। सो ये नॉर्मली ये सारे के सारे जो सोर्सेज हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, बेसिकली किसके रिगार्डिंग आते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट हम लेके जा रहे हैं, तो ये तीनों की तीनों सोर्सेज जो हैं जस्ट एस्टिमेट लगा लेते हैं, ठीक है, किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। सो दे प्रोवाइड अस द एट्रीब्यूट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द वैरायटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। सो साथ में ये भी बताते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो इन्फॉर्मेशन है ही है यहाँ पे जो ये सोर्स के थ्रू मिलती है, और साथ में ये भी बताते हैं कि किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ये किस तरह की, किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हमें कैसे समझ में आएगा, जब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट है इकोनॉमी के अंदर। तो टाइप्स में हम देखते हैं 3 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है इकोनॉमी के अंदर। पहले जिसको हम बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा जिसको हम बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यहाँ पे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर होता है बेटे कि जब लोगों को काम नहीं मिल रहा है, विच आर एबल टू वर्क, दोज पर्सन्स विच आर एबल, लुक एट हियर बेटे, मैं आपको यहाँ पे शो करके बता रही हूँ कि मैं क्या लिखने जा रही हूँ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, विच आर एबल टू वर्क, ओके, और साथ में दोज आर विलिंग टू वर्क, which persons are able to work and those are willing to work at the prevailing wage rate। जो भी रेट चल रहा है वेज रेट, उसी के ऊपर काम करने के लिए वो तैयार हैं, बट फेल टू गेट जॉब, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, दे आर टोटली फेल्ड टू गेट जॉब एनी साइड, बट उनको कहीं पे भी किसी भी साइड में जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन हालांकि वो प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए कैपेबल भी हैं और विलिंग भी हैं काम करने के लिए। सो उन सबको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन कहते हैं, क्योंकि वो पर्सन क्या है, उनको कहीं पे भी काम जो है वो नहीं मिल रहा है, बिकॉज सच अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन एंड काउंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। हम उनको इजीली काउंट कर सकते हैं कि कितने पर्सन हैं, नंबर की कैटेगरी में हम उनको जनरली काउंटिंग कर लेते हैं कि इतने लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं। जो अभी हमने डिटेल के अंदर प्रॉपर पढ़ा था, NSSO की जो डिटेल थी, अनएम्प्लॉयमेंट कौन होते हैं, वो सारे का सारा ओपन एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हमने अंदर किया था कि दोज पर्सन हु क्लैरिफाई अबाउट द जॉब फॉर देयर रिलेटिव्स, देयर फ्रेंड्स एंड दे गो ऑफिसेज एंड गिव बायोडाटा, ठीक है, टू द एम्प्लॉयर्स। तो इस तरह के जितने भी लोग हमें नजर आते हैं एंड द पर्सन दे आर स्टैंडिंग इन द मार्केट टू फाइंड आउट द जॉब फॉर द डेली वर्क, तो डेली रूटीन के लिए जो काम ढूंढ रहे हैं वो सब क्या है, वो सारे काम की तलाश में हैं, दे आर द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमने डिटेल में अभी पढ़ चुके हैं वो सारे पॉइंट्स। तो आगे आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, हु आर द डिस्गाइज्ड पर्सन, यानी कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोला जाएगा। सो व्हाट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वो हम जरा बुक के ऊपर इसको देखेंगे बेटे। सो व्हाट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सपोज अ फार्मर, एग्जाम्पल लेके करते हैं, हैज 4 एकड़ ऑफ लैंड, अगर उसकी 4 एकड़ जमीन है और एक्चुअली नीड ओनली 2 वर्कर्स, 2 पर्सन की जरूरत है उसके फील्ड के ऊपर काम करने के लिए, एंड हिमसेल्फ, और खुद वो होना चाहिए काम के लिए, टू कैरी आउट वेरियस ऑपरेशंस इन हिज फार्म इन अ ईयर, ताकि वो जो भी 1 साल के अंदर जितने भी काम, जितने भी ऑपरेशन होने हैं, उनके जो भी कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कैरी कर सके। इसके लिए 4 उसको और पर्सन चाहिए उसके खुद के अलावा। But if he employs 5 workers and his family member such as his wife and children, लेकिन वो क्या कर रहा है, साथ में अपनी फैमिली मेंबर को भी इन्वॉल्व कर रहा है, काम करवा रहा है उनसे, वाइफ से, बच्चों से। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा,
वन स्टडी कंडक्टेड इन द लेट 1950 की एंडिंग में, यानी कि 50s के 59 58 के आसपास की बात कर रहे हैं हम, अबाउट 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कर इन इंडिया एज डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, 1/3 पॉपुलेशन जो है वर्कर्स की, यानी कि वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट है, यानी कि काम की जरूरत नहीं है वहां पे इतने पर्सन की, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनको क्या किया जाएगा, अगर हम निकाल देंगे तो वो फ्री हो जाएंगे। सो दैट इज दोज पर्सन आर कॉल्ड डिस्गाइज्ड। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, राइट। तो इसी तरह से नेक्स्ट में आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो भी हम साथ में देखते हैं। यू मे हैव नोटिस द मैनी पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरिया। आप नॉर्मली क्या देखते हो कि कुछ लोग जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरिया के अंदर। ठीक है, किस चीज के लिए, बिकॉज जॉब ढूंढने के लिए, जॉब लेने के लिए, एंड स्टे देयर फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम वहां पे रुकते हैं, बट कम बैक टू देयर होम विलेजेस, लेकिन फिर धीरे अपने कुछ टाइम के बाद अपने विलेजेस में वापस आते हैं। सो ये नॉर्मली होता कब है, जब रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है गांव में, तब ये चीज होती है। वाई डू दे डू सो, क्यों करते हैं ये सब, क्योंकि ये होता है कि वर्क इन द एग्रीकल्चर इज सीजनल। हमें भी सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें सीजनल जॉब होती है, सीजनल काम होता है वहां पे। देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द विलेजेस फॉर ऑल मंथ इन द ईयर। तो सारा साल तो काम नहीं होता ना एग्रीकल्चर के अंदर, कुछ रेनी टाइम होता है, रेनी सीजन होता है जहां पे लोगों को कोई काम नहीं होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर तो क्या करते हैं लोग, जॉब ढूंढने के लिए अर्बन एरिया के अंदर जाते हैं, वहां पे जॉब ढूंढते हैं कैजुअल बेसिस के ऊपर। So there is no work to do on the farms. People go to urban area and look for jobs, and this kind of unemployment is known as the seasonal unemployment. तो इसी तरह की unemployment को हम क्या बोलते हैं, seasonal unemployment बोलते हैं। ठीक है बेटे, सो बेटे ये टॉपिक आज का हम यहीं पे खत्म करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग हमने किया, कौन कौन से सोर्स हैं जिसके थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट हम पता कर सकते हैं, और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। यहाँ पे हमने सोर्स किए थे, 3 तरह के सोर्सेज के नेम है, आपको लर्न करने हैं। ठीक है, इन तीनों का नेम आपको पता होना चाहिए, काम पता होना चाहिए, और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसे नेक्स्ट बेटे हम करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। ओके बेटे।